नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अ, सुक्खू सरकार को गिराने के पीछे एक कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नौकरशाह, एक नौकरशाह ने सारी योजना रची और ये नौकरशाह योजना सरकार को कब्जाने की भी पहले रच रहे थे। और नौकरशाह हैं राकेश शर्मा, उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, ग्रेड से संबंध रखते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई सब कुछ दिल्ली में हुआ है और यूपी कैडर में ये आईएएस में आए थे 1981 में। 1980 में ये आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विसेज में आए थे। तो उसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के वक़्त अहम पदों पे ये रहे। मुख्य सचिव भी रहे और चीफ इन्वेस्टमेंट कमिश्नर बना के इनको दिल्ली का एक अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। तो इनके बड़े संबंध हुए उस समय में और इन्होंने अपने बेटे को उतारा एक एनजीओ के सहारे यहाँ पे गाँव गाँव में अपना मकान बनाया इसी बीच और वहाँ पे बेटे को पहले जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाया, जिताया। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। पहले भाजपा से टिकट की कोशिश की लेकिन वहाँ पे इनकी दाल गली नहीं और इन्होंने फिर टिकट दिलाया कांग्रेस से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से दिल्ली में बैठे हुए से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे और इन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने एक ही टिकट नहीं दिलाया, इन्होंने ऊना के और भी कई टिकट दिलाए साथ में। एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, राजेंद्र राणा इनके साथ थे और फिर जब मुख्यमंत्री के चयन की बात आई कि नेता विधायक दल का कौन होगा, उस समय जो मत लिए गए हाईकमान द्वारा, उसमें कुल 3 मत राजेंद्र राणा को भी पड़े और 3 कौन थे? जग ज़ाहिर है ये और इन्हीं की वो थी क्योंकि राजेंद्र राणा सीनियर थे, तीसरी बार के विधायक थे और इसलिए उनको ये वोट पड़े। और अब जो सरकार गिराने की जो साजिश है, उसके मुख्य सूत्रधार के रूप में राकेश राणा के खिलाफ धीरे-धीरे सबूत ये एसआईटी को मिलते जा रहे हैं और अभी तक जाँच एजेंसियाँ इसलिए इन तक हाथ नहीं कर पा रही थी क्योंकि कहीं न कहीं सर्च वारंट हासिल करने में, इनसे मोबाइल ज़ब्त करने में उनको समय लग गया। लेकिन अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि राकेश शर्मा भी अपना मोबाइल ज़ब्त कराएँ और एक अदालत ने ये भी कह दिया है कि हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनियाँ जो हैं, उस दौरान जो विधायकों को लाना, ले जाना, बागियों को जिन्होंने किया, वो भी अपना रिकॉर्ड सारा उपलब्ध करवाएँ और सर्च वारंट भी उनको मिल गया है। तो अब कई परतें खुल सकती हैं। इनके बेटे जो विधायक थे गगरेट से चैतन्य शर्मा, उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना 10 मार्च की ये एफआईआर है और एफआईआर में नामज़द किया गया है राकेश शर्मा और उस समय के निर्दलीय विधायक और आज के भाजपा विधायक आशीष शर्मा, 2 लोगों को आगे कड़ियाँ जोड़ी गई हैं। लेकिन जो 4 बागी हारे हैं भाजपा के वो अभी तक भी चैतन्य शर्मा के अलावा कोई भी अभी तक जाँच में शामिल नहीं हो रहा है। अब इस लंबी अवधि में क्या टेलीफ़ोन में वो डाटा है? क्या उन्होंने मोबाइल सेट वो बदल दिए हैं? क्या किया है? क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन एक नौकरशाह इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर पाया? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव कृप्टा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रवीण जी, ये शुरुआत कहीं न कहीं क्योंकि हिमाचल में अपना एक मुझे लगता है कि वजूद स्थापित करने के लिए कोशिश हुई होगी, क्योंकि उससे पहले भी इन्होंने टिकट ऊना के अंदर ही 3 टिकट ये लोग ले गए, ठीक है? और कुछ बागी हो गए, कुछ बच गए। आगे सुक्खू सरकार में स्थान नहीं मिलने की जो एक सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए, उससे इनको कहीं न कहीं इतराज़ हुआ। पार्टी के अंदर ये विरोध पहले साल ही शुरू हो गया और बढ़ता-बढ़ता ये यहाँ तक जा पहुँचा कि हेलीकॉप्टर आए, उत्तराखंड में ठहराया, उत्तराखंड के एक बड़े भाजपा नेता, कोई हरियाणा के भाजपा नेता, कइयों के नाम आ गए। एक पूरा चक्रव्यूह बुना गया और सारा चक्रव्यूह इर्द-गिर्द घूम रहा है राकेश शर्मा के। बाकी लोग इनसे जुड़ते गए कहीं न कहीं। और ये बड़ी इनकी कोशिश थी कि सरकार में ये अहम स्थान बनाकर हिमाचल की राजनीति को कब्जा लें। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति एंटर होना चाहता है तो उसके सामने 2 विकल्प होते हैं। वो जिस किसी पार्टी के अंदर जिसकी उसकी आस्था है, उसकी नीतियों, उसके सिद्धांतों के ऊपर विश्वास करके उस पार्टी का कार्यकर्ता बन जाए और मेहनत करते-करते वो एमएलए या एमपी की
चुनाव लड़ लें। एक ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है परिवारवाद, कि आपका परिवार बहुत इन्फ्लुएंशियल है, दादा-परदादा लंबे समय से राजनीति में है, तो निश्चित रूप से अगली पीढ़ी को भी वहाँ पे मौका मिल जाता है। और इनसे हटके एक और तरीका है कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो इस चक्कर में पिसते हैं, वो अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में इंडिपेंडेंट लड़ते हैं और बाद में क्या है, वो जिस पार्टी से उनका लंबे समय तक कॉन्टैक्ट होता है, उस पार्टी में वो वापस चले जाते हैं। ये अमूमन 2 तरीके हैं। पर अगर आप भी बहुत लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में राजनीति को कवर करते आ रहे हैं, पिछले 10-15 सालों से एक नई तरह की पौध आई है। वो अमूमन हिमाचल प्रदेश से बाहर काम करते हैं, वहाँ बहुत पैसा बनाते हैं और पैसा बनाने के बाद जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं और 2 और 3 साल जो है समाज सेवा के नाम के ऊपर डट के पैसा बाँटते हैं। वो युवक मंडलों को पैसा बाँटते हैं, वो महिला जी, मंडलों को पैसा बाँटते हैं और पैसा बाँटने के बाद उस समाज सेवा को बंद कर देते हैं और किसी एक पार्टी का टिकट जो उनको लगता है कि वो पार्टी अब सत्ता में आने वाली है, उस पार्टी का वो टिकट माँगते हैं। इन लोगों का ना नीतियों पे विश्वास है, ना किसी पार्टी के नियमों को ये मानने वाले हैं, न ही किसी पार्टी की विचारधारा में इन लोगों को विश्वास होता है। इन लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ है पैसा। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे 10 से 12 एग्जाम्पल हैं, इस तरह की कोशिशें करके लोग आए हुए हैं। अमूमन होता क्या है, जब ये किसी पार्टी में पहली बार इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, बाद में किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो हम अगर देखें इनको ध्यान से तो इनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान पैसा कमाने तक रहता है। परंतु इस बार बिल्कुल अलग तरह का हुआ है। इस बार जो व्यक्ति शामिल हुए हैं, उनका काम सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, पैसे कमाने के साथ प्रभाव बनाना भी था। अगर आप 27 फरवरी की घटनाक्रम को ध्यान से देखें, तो 8 में से 5 लोग तो वो हैं जो इस तरह की राजनीति से हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए हैं, कि पहले बिल्कुल, समाज बिल्कुल। सेवा की, फिर इंडिपेंडेंट की तरफ को मूव किए, नहीं किए तो किसी पार्टी की तरफ को चले गए। और बड़ी हैरानी की बात है कि इन्होंने जब इनको भारतीय जनता पार्टी में सबने इनमें से जितने भी लोग हैं, पहली कोशिश इनकी भारतीय जनता पार्टी ही रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी में इनका स्थान नहीं बना, फिर जाके ये कांग्रेस पार्टी में चले गए और कांग्रेस पार्टी में अपने प्रभाव को बनाने के लिए, सत्ता के ऊपर नियंत्रण करने के लिए 1 वर्ष तक लगातार कोशिशें की। जब अपनी कोशिशों में ये सफल नहीं हुए, तब जाके उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। और ये तो शुक्र करिए कि कांग्रेस ने समय रहते स्ट्रिक्ट निर्णय लिया और इन 5-6 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर बाई चांस उस दिन बाहर का रास्ता नहीं दिखाया होता, तो विश्वास करिए, ये लोग आज सत्ता के ऊपर नियंत्रण कर चुके होते समझौते के नाम पर और आज हिमाचल प्रदेश की सत्ता को चला रहे होते। जो इन्होंने सोचा था उस तरह से ये सत्ता को चलाते। मेरे लिए तो सबसे बड़ा दुःख जो है, सबसे बड़ी जो मेरे मन में अगर दया आ जा रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। कि जिन लोगों को कभी पार्टी का टिकट देने लायक नहीं समझा था, जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल लिया, उस गंदगी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर शामिल कर लिया और आज ये हालत ये है कि एक दो तो इनमें से कोर ग्रुप तक पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, मुझे कोई शक होगा कि इनमें से जैसे अध्यक्ष और महामंत्री जैसी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे भी पहुंच जाएंगे। पर फिर भी यही कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनका ना नियमों पे विश्वास है, ना नीतियों पे विश्वास है, नहीं किसी पार्टी के विचार को ये लोग मानते हैं, नहीं किसी पार्टी के सिद्धांतों को मानते हैं। इनके लिए सिर्फ एक भगवान है और वो है पैसा भगवान। और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 27 फरवरी के बाद यहाँ तक आप गए हैं। और दूसरी एक और चीज है कि क्या इनके फोनों को खंगाल कर, जैसा कि आपने कहा कि इनका दोनों पार्टियों में बराबर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इनके लिए पैसा बहुत बड़ी बात है। ये पैसे के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सारी लड़ाई के बाद भी हम लोग कहीं न कहीं किसी तार्किक जिसको रिजल्ट तक पहुँचेंगे। क्योंकि जिस तरह से इन पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो है गंदगी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आई है। डॉक्टर साहब। जी। जी, किमटा जी, इन्होंने एक बड़ी बात कही। कहीं न कहीं ये जो पार्टी के अंदर उपज रहा था, इसकी रूपरेखा चुनावों से पहले ही तय कर दी गई थी। देखिए, उसके बाद जो बगावत करने वाले लोग थे, उनमें से कुछ चुनकर आए। कुल 12 लोग आपकी पार्टी के और 3 निर्दलीय उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिए। 15 लोग बगावत पे उतरे। ठीक है, ये बगावत का सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ, जो शीतकालीन सत्र था धर्मशाला का।
फिर ये राकेश शर्मा के बेटे चैतन्य शर्मा वगैरह जो भी हैं, भुट्टो है, फिर उनका सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा हाथ मिला लेते हैं। फिर उनका कुनबा बड़ा होता जाता है, लखनपाल आ जाते हैं, रवि ठाकुर आ जाते हैं, और वो नाम मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए इस एपिसोड के बाद, और एक बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। और घटनाक्रम यहीं पे रचा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब राकेश शर्मा चाहते थे कि उनका बेटा भी कैबिनेट में शामिल हो। पहली बार वो जीता था, कैबिनेट में शामिल होने के उन्होंने प्रयास बहुत करवाए, लेकिन यहाँ पे वो चीजें चली नहीं, ना ही उनको कोई कैबिनेट रैंक का कोई ओहदा दिया गया। इसलिए ये एक बड़ा चक्रव्यूह रचा गया और तार जोड़ रहे हैं। देखिए, फार्मा कंपनी, उसका हरियाणा की फार्मा कंपनी, उत्तराखंड में भी बिजनेस, हिमाचल में भी बिजनेस, वो भुगतान कर रही है बड़े बड़े इस तरह के। और ये इन्होंने ठीक कहा कि बाहर काम करके पैसा कमाकर किसी भी तरीके से हिमाचल में पहले 2 साल पैसा फूक के विधायक बनने का ये सिलसिला शुरू हो गया है, और ये धीरे धीरे राजनीति को खराब कर रहा है। कुंटा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, मैं परवीन भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है, चाहे दोनों दल में बोलूँगा, मैं कांग्रेस या बीजेपी दोनों की बात करूँगा, आज इस तरह लोगों का नियंत्रण हो रहा है जो मतलब कि पहले कहीं राज्य से बाहर रहते हैं, उसका तो कुछ पैसा कमाते हैं, फिर 2 साल वो एक सोशल वर्क के नाम पे काम करते हैं और यहाँ पे भोली-भाली जनता को लुभाते हैं, चाहे उनको महिला मंडलों को कुछ दे के, कहीं कैंप्स लगा के, और कहीं न कहीं अपनी एक जगह बनाते हैं और उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं। जीतते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर हारते हैं तो एक वोट बैंक उनके पास होता है और उसके बाद वो ज्यादातर दलों से कहीं ना कहीं वो गिव एंड टेक की बात करते हैं कि हमें टिकट देंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं गंदगी जो है अच्छी नहीं हो रही, बल्कि ये गंद जो है, हम उसमें इन अदर वर्ड में बोलूंगा, गंद आ रहा है अल्टीमेटली, क्योंकि इनके कोई सिद्धांत नहीं है, इनके कोई पार्टी पे कोई विश्वास नहीं है। इनका जो इंडिविजुअली है कि हमने किसी भी पार्टी में आना है, सत्ता के लिए आना है और पैसे के लिए आना है, जो अब पिछले 8-10 साल में दिखा भी है। और मुझे लगता है इस तरह की राजनीति को दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कहीं विराम भी लगाना पड़ेगा और खास तौर पे जनता को भी समझना पड़ेगा। और शायद मुझे लगता है कि धीरे धीरे जनता समझ भी रही है कि अल्टीमेटली इन लोगों का काम कोई समाज सेवा नहीं है, इनका काम है पैसा कैसे बनाया जाए और सत्ता कैसे हासिल की जाए। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार में है, विधायक है या आप कोई मंत्री है, तो आपका एक एक रसूख चलेगा और रसूख जब चलेगा उसमें आप पैसा भी कमाएंगे और रसूख के तहत जो और चीज भी चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पे दोनों पार्टियों को मुझे लगता है कि दोनों अब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं विराम लगाने की जरूरत है। रही बात बागियों की, विधायकों की बात की, जो हमारे बागी थे, अब आज भाजपा के कुछ विधायक कुछ हार चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें राकेश शर्मा से बिल्कुल भी नकारा नहीं जाता, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिंक्स दिल्ली भी थे, उन्होंने उत्तराखंड में भी काम किया। जो अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें कि पहले कुछ दिन तक दिल्ली रहते हैं, दिल्ली का उत्तराखंड चले जाते हैं, तो और उनके जो बिल्स कहाँ से पे हुए, क्योंकि तकरीबन महीने 1.5 महीने का जो आपका 5 स्टार में रहने का जो आपका स्टे था और इतने सारे लोग रह रहे थे, तो उसका बिलिंग किसने किया? आपके चॉपर्स जो आपको शिमला लेके आ रहे थे, छोड़ रहे थे, फिर वहां से आपको उत्तराखंड ले आ रहे थे, उन चॉपर्स का भी जो आपका तकरीबन 3 लाख रुपए पर घंटे का जो चॉपर का एक फ्लाइंग का चार्जेस होते हैं, वो सारा पैसा कहाँ से आया? तो इस कहीं ना कहीं ये जो घटना है और ये सारी जो सुई है, ये राकेश शर्मा पे उठती है, और जिसको लेकर के बारिश कुछ विधायकों ने, राकेश शर्मा और जो आशीष शर्मा जो भाजपा के विधायक, उनके ऊपर जो बालूकी थाने में एफआईआर भी की है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जांच का विषय चल रहा है और मुझे लगता है हाई कोर्ट जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो ये दूध का दूध पानी का बना। और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, किन किन लोगों ने जो है इसमें मदद की है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अभी तो कांग्रेस की सरकार थी, कल को मान लीजिए बीजेपी की सरकार की और इस तरह का घटनाक्रम होता है, तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छी चीज नहीं है। कहीं ना कहीं आप धन बल जो है वो जो जनता से चुने हुए लोग हैं उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा और भाजपा को भी इस ओछी राजनीति से हटना चाहिए। उन्हें भी आज अगर विपक्ष में आपको मौका दिया, आप विपक्ष की एक पॉजिटिव भूमिका निभाए, ना केवल कोई षड्यंत्रकारी इस तरह के लोगों के साथ आप करें। क्योंकि जो पार्टी ने, जो कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया, अगर आप मान लिया राजेंद्र राणा की बात करें तो उनको पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया, मतलब 10 साल के कार्यकाल में ही। यहाँ पर पार्टी में काम करे जिनको 30-30 40-40 साल है, तो वो इसी तरह का जो कार्य है वो भाजपा के अंदर भी करेंगे, चाहे वो चैतन्य के फादर है, चाहे वो राजेंद्र राणा है या एबीसीडी और जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इसी तरह से जो है वो। और प्रवीण भाई की बात में बिल्कुल सहमत हूँ कि वो आज भी संगठन महामंत्री बन सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हुआ करती थी,
अगर आप समझ सकते हैं कि धौला जी ने जिस वक्त पहली बार दुबल जी की सरकार बनी थी तो धौला जी को बहुत प्रलोभन दिया गया उनको मंत्री बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में आस्था दिखाते हुए पार्टी के साथ, जबकि निर्दलीय थे, क्योंकि अल्टीमेटली निर्दलीय थे और भाजपा के वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, लेकिन बावजूद उसके कि उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और भाजपा में उन्होंने कहा कि मैं रहूंगा तो भाजपा में, मरूंगा तो भाजपा में। आज ले उनके साथ क्या हुआ, जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में 5 साल कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई, आज उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम है, लेकिन और उसके बावजूद जब कांग्रेस बिल्कुल को पूर्ण बहुमत मत नहीं मिला तो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। तो एक पॉजिटिव राजनीति हिमाचल प्रदेश में चलती थी, जो कहीं ना कहीं आज पिछले 5-7 साल में जो है ये नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, जो एक अच्छा संकेत। ठीक है, राजनीति दोनों तरफ से नेगेटिव के तौर पे जा रही है, लेकिन किमटा जी जब ये जो बागी थे, जब इनका निलंबन, इनको निष्कासित कर दिया, योग्य ठहरा दिया विधानसभा स्पीकर द्वारा, तो आपकी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी ने बयान दिया कि जल्दबाजी में लिया निर्णय है। और प्रवीण जी ठीक कह रहे हैं कि ये समय रहते ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया तो सरकार आपकी बच गई। अगर सरकार के अंदर रहते, जो 5 इनके साथ और थे, 13, 12 और भी बढ़ सकते थे, एक बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष कहीं ना कहीं इनकी आपकी पैरवी भी करती रही है। हो सकता है, क्योंकि ये अगर प्रदेशाध्यक्ष का इंडिविजुअल बात हो सकती है, लेकिन अगर एज ए पार्टी प्रेसिडेंट में कहूंगा आज ये सरकार में, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही निर्णय था सरकार द्वारा और खास तौर पे स्पीकर द्वारा कि इस तरह की जो गंदगी है, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्टेबलाइज करने, अगर आप बोलते हैं ना कि जब आपके गुण गेहूं के अंदर गुण लग जाते तो पूरा गेहूं को खराब कर देता है, तो अल्टीमेटली उन्हें छांट के बाहर फेंक दिया जाए तो एटलीस्ट जो बाकी बची फसल है उसको आप आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा निर्णय स्पीकर द्वारा कि इस तरह, क्योंकि इनकी राजनीति पार्टी के सरकार के लिए, इनकी राजनीति अपने लिए थी, ना जनता के लिए थी। इनके लिए था कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, हमें क्या कैबिनेट रैंक दिया जाता है, और उसके साथ साथ में उनकी आड़ में जो है धंधा भी अपना जो है बड़ा बहुत भरपूर तरीके से कर रहे थे। मुझे लगता है कि भाजपा को भी इस तरह के लोगों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर बोलते हैं ना खुद के जिनके घर के शीशे हो तो और पे पत्थर ही मारते, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में, मेरी बात आप नोट करना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत डालेंगे, क्योंकि भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी में जो जिन्होंने सालों लगा दिए हैं, 20-20, 25-25 साल से लगा दिए, आपसे पैराशूटर आ जाएंगे और अल्टीमेटली उनके साथ क्या होगा। तो ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि माननीय अगर हमारे अध्यक्ष ने इस तरह का जो बयान दिया, वो मैं तो कहूंगा ऑन रिकॉर्ड दुर्भाग्यपूर्ण है कि अल्टीमेटली इस तरह के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और स्पीकर महोदय ने वो जो है स्पीकर उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और हो सकता है वो प्रतिभा सिंह जी का इंडिविजुअल बयान हो सकता है, लेकिन एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि ऐसा बयान उनकी तरफ से नहीं होना चाहिए था। जी, शैलेंद्र जी वही लोग हैं, इन्होंने कहा कि कुछ लोग धंधेबाजी करने के लिए सत्ता पे नियंत्रण चाहते हैं और एक बैकडोर एंट्री होती है, वो उससे वो घुस जाते हैं। अब कांग्रेस ने तो मुक्ति पा ली, क्योंकि कांग्रेस की गलती हुई चुनावों से पहले एक ही व्यक्ति बाहर का नौकरशाह, ठीक है, पूर्व नौकरशाह मैनेज कर गया, बेटे का भी टिकट मैनेज कर गया, साथ में 2 टिकट जिले के और मैनेज कर गया, और बाद में जब सरकार तोड़ने की बात आई तो उसने उपयोग भी किया सबका, और एक सूत्रधार बना सारी चीज का। अब वही लोग आपकी तरफ हैं, और उनके आने से आपके लोग भी उखड़ गए हैं। जो बैठे हुए लोग थे, जो स्थापित लोग थे, वो उखड़ गए हैं। तो सत्ता पे नियंत्रण करने के लिए आए हुए लोग ये कहीं अब भाजपा पे नियंत्रण तो नहीं कर लेंगे? डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा नौकरशाह की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना कोई नौकरशाह, ना कोई पुलिस किसी सरकार को ना तो वो बना सकती है ना वो गिरा सकती है, लेकिन जो आप मूल कारण है आप लोग उससे मुंह मोड़ रहे हैं। मूल कारण ये है जो कांग्रेस का जो नेतृत्व का जो टोटल फेलियर है, लीडरशिप का जो टोटल फेलियर, जो अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सके। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे, आप स्वयं मान रहे हैं कि जी 15 लोग बागी हो गए। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बागी हो गए तो आपको आत्मचिंतन करने की भी जरूरत थी कि क्या जिस तरीके से हम सरकार चला रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री का व्यवहार जो है वो प्रदेश की राजनीति से मेल खा रहा है या नहीं जा रहा। जिस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स क्लब की राजनीति कर रहे थे और अपने सीनियर्स लोगों को दरकिनार कर रहे थे, उस तरीके से ये जो इस तरह की स्थिति
उत्पन्न उन्होंने स्वयं की है। और मैं बताना चाहता हूं, यदि राज्यसभा की जो सीट है, जो राज्यसभा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने योगदान से नहीं जीती। इसमें मुख्य योगदान माननीय मुख्यमंत्री का है, माननीय मुख्यमंत्री के व्यवहार का है। आज यदि आप जिस तरह होता है ना कि खिसाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, आप अपने व्यवहार को, आप अपने परिवार की चिंता किए बिना आप उससे आगे की बातें कर रहे हैं। यदि आपका व्यवहार, आपकी चाल चलन, सरकार चलाने का तरीका यदि ठीक होता तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी? दूसरी बात, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला, जो लिया गया निर्णय, कैबिनेट में आपका सहयोगी वो बैठ के वहां रो रहा है और रो के वो बाहर निकल रहा है। और जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्या भारतीय कभी आज तक हमारे हिमाचल में क्या इस तरह की स्थिति? ये तो ऐसा है जैसे कोई क्लब की राजनीति हो रही है, कोई प्रदेश की राजनीति क्या इस तरीके से चलती है? परिवार में आपस में यदि कहीं समन्वय नहीं है तो ये लीडरशिप का दायित्व बनता है कि उनको आपस में बिठा के, जब आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या आप पहले आप केवल फ्रेंड्स क्लब के तौर पे थे, अब ये बाई इलेक्शंस में कुछ लोग बोलने लगे हैं फ्रेंड्स क्लब के साथ साथ ये परिवार की सरकार बनती जा रही है। अब मैं ये मानना चाहता हूं कि भी ये जिस तरीके की राजनीति, ये कटुता की दिन प्रतिदिन प्रदेश की राजनीति में बढ़ती जा रही है और इसके जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूं, यदि ये जो राजनीति जिस तरह, उसको सहने के लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब एक्शन होता है तो एक्शन के साथ साथ रिएक्शन भी होता है। प्रदेश के जो व्यवहार है, हमारे जो मुख्यमंत्री का जो व्यवहार है, वो प्रदेश की राजनीति से मेल नहीं खा रहा और इस पे आत्मचिंतन की जरूरत है। जो उनका विपक्ष के साथ भी जिस तरीके का रवैया है, क्या इससे पहले इतने मुख्यमंत्री ने इतनी कटुता कभी इतने छोटे समय में कभी रही? ना आपका परिवार आपसे काबू हुआ, ना आप अपने विपक्ष के साथ अपना व्यवहार ठीक कर सक रहे हैं। क्या सरकार चलाने का ये तरीका है? यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति, जो उनका वित्तीय कुप्रबंधन है, उसका ध्यान, प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के, वो इस तरह का ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह का खेल खेल। जो आप ये देखिए, मैं आज डॉक्टर साहब आपके सामने ये दावा कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये सरकार गिरेगी और ये किसी दूसरी पार्टी के सहयोग या किसी नौकरशाह से नहीं गिरेगी, ये अपने बाहर से ही ये जो सरकार है ये गिरेगी। उसमें दो मुख्य कारण होंगे, वो होंगे वित्तीय कुप्रबंधन और दूसरा जो हमारे विधायक और जनता के साथ जिस तरीके से उनका आचरण है, जिस तरीके से अभी भी समन्वय अपने विधायकों के साथ ना बिठा सके हैं, उसके कारण ये जब भी सरकार गिरेगी, वित्तीय कुप्रबंधन के कारण गिरेगी। ये आने वाले समय में ना तो हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने की पोजीशन में है। चलिए वो छोड़िए, कर्मचारियों को छोड़िए। शैलेंद्र जी, एक बात है, सुन लीजिए आप पहले, सुन लीजिए। आपके ही दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा है, अभी धूमल साहब ने तो अभी कुछ दिन पहले ही कहा था चुनावों के दौरान कि हमारी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी बहुत ज्यादा, जबकि ये सरकार अपने आप ही उलझ कर रह जाती और गिर भी सकती थी। लेकिन हमारी पार्टी ने जो गलतियां की हैं वो गलत है। शांता कुमार जी भी कह चुके हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी पहले कहते थे आज गिरी कल गिरी, अब कुछ दिनों से उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन होगा कांग्रेस के अंदर, अब नया एक राग है। कहीं ना कहीं आपके बोलबाणी बदलती जा रही है और समन्वय की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस में नहीं, आपकी पार्टी में भी कहाँ है। जैसे ही आप अब सारे चुनाव हार चुके हैं इसके भी, ठीक है, उसके बाद आपके नेता ही कह रहे हैं रिजाइन दो, बिंदल जी रिजाइन दो, जयराम जी रिजाइन दो। सोशल मीडिया भर गया था, बड़ी बड़ी गालियां निकाली जा रही है। मेरी बात सुन लीजिए आप जी। राज्यसभा की सीट आपने 25 विधायकों के ऊपर आपने एक राज्यसभा की सीट जीती।
आप लोकसभा में 3 से आप 4 हो गए, आप 25 से 28 हो गए। आप मुझे एक बताइए, यदि संख्या बल की आप बात करते हैं, आप हमारी सीटें हारने की बात करते हैं, तो आप एक तरफा की बात ना करें। आप मुझे ये बताओ, यदि जिस तरीके से ये जो सरकार इतनी लोकप्रिय है, तो ये 40 से 42 होते हैं, 45 होते हैं। ये 40 के 40 है। भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 होगी। लोकसभा में 3 थे, ये 4 हो गए। लोकसभा में सिर्फ 2 मंत्रियों को छोड़ के कोई भी अपना विधानसभा सीट नहीं जीत सका, और ये सारा दिन बैठ के केंद्र सरकार को कोसते रहते थे। उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लोकसभा में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारे जो आसपास इसके बारे में प्रवीण जी जवाब देंगे आपको कि क्या पैटर्न रहा है। जी प्रवीण जी, प्रदेश के इलेक्शन का पैटर्न, विधानसभा का और लोकसभा का पैटर्न, क्योंकि ये मोदी जी के नाम पे जो वोट पड़ा है ना, उसको पर्सनल मान के ना कई बयान दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, आपको विधानसभा के चुनावों में क्यों नहीं पड़ा वो वोट? विधानसभा के चुनावों में क्यों नहीं पड़ा? सवाल ये है कि आपके प्रदेश के नेतृत्व को कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में 3 में से 2 चुनाव हार गए, तो आप ये बताइए, जो अपने गृह क्षेत्र में, अब उसका असर उसके ऊपर नहीं पड़ा क्या? चलिए प्रवीण जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, वो उस बिखराव, जो आने वाला बिखराव है, उसको समझ ये वैसे ना प्रवीण जी खुद की पीठ खुद थपथपा रहे हैं आजकल, ये चल रहा है कुछ बड़े दिन। दूसरा मैं एक और चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिए जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने 2019 के चुनावों के मुकाबले 6,80,000 वोट कम लिए हैं। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डिक्लेयर होने के बाद भी 6% वोट हिमाचल प्रदेश मंडी में कम हो गए, और हिमाचल बिलासपुर में जो सबसे बड़े नेता थे, वहां पे 7% वोट कम हो गए जेपी नड्डा जी के वहां पर। इस चीज का आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं वो। अभी भी गलत एक के बाद एक गलत स्टेप जो उठाने की बात कर रहे हैं, और गलत ढंग से पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अगर गलत निर्णय नहीं लिया होता तो आज पार्टी की ये फजीयत नहीं होती। धूमल जी ने भी ठीक कहा और शांता जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन शक्ति इतनी है ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी से जीत सके। आज भी ये सच्चाई है। मैं आज टीवी पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास वो संगठन है ही नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गलत नीतियां हैं, उसकी वजह से जो है आज ये हालत। आप सुन लीजिए गुप्ता जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए आप सुनने की क्षमता भी रखिए। 6,80,000 वोटों को आप किस तरह से ये करेंगे? नहीं, आप परसेंट को वेरीफाई कर लीजिए। एक और चीज मैं बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने विश्लेषण ही करना है तो विश्लेषण लीजिए। जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में अभी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 16 से 18,000 वोटों से जीती। आखिर क्या हो गया कि 20 दिनों के बाद चुनाव होता है कि भारतीय जनता पार्टी वो 16,000 वोटों की लीड तो खत्म करती है, 9,000 वोटों से और हार जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिनों के अंदर एक विधानसभा के अंदर 24,000 वोट को दिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज के लिए डिपेंड करेंगे। किमटा जी ने अपनी प्रदेशाध्यक्ष की खामी को भी माना कि उन्होंने गलत कहा। आप लोग जो आपके 2-3 लोग बैठे हैं, वो जो गलतियां कर रहे हैं, आप लोग मानने को तैयार ही नहीं है भाजपा वाले। सवाल ये, किमटा जी ने स्क्रीन पे माना, अभी देखिए आप नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो विश्लेषक के तौर पे कम और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे अपनी बात को ज्यादा। चलिए, वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो ऐसा ही समझा जाएगा। ये गुप्ता जी बात मैंने अपनी पहले रेज की थी, बल्कि प्रवीण जी को मौका दिया। मैंने यही बात कहनी थी कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि 20 दिन पहले आप 15,000 से जीतते हो, और 20 दिन के बाद जब आपके असेंबली इलेक्शन होते हैं तो आप 9,000, 8,000 से 10,000 से हार जाते हो। अल्टीमेटली 24-25,000 माइनस हो जाते हैं।
उन्हीं हल्कों में 15,000 की लीड वो कम होती है और 9,000 की बीजेपी हार जाती है। हाँ, इतने अगर आप इतनी लोकप्रियता थी भाजपा की या भाजपा के जो नेताओं की, तो अल्टीमेटली ये क्या कारण हुआ कि 20 दिन के अंदर सब कुछ कट गया आपका? अल्टीमेटली इतना षड्यंत्र रचने के बाद आपने क्या पाया हाथ में? आपने हिमाचल प्रदेश की जनता को बाई इलेक्शन में डाला, क्या मिला आपको? जनता हिमाचल प्रदेश में अगर आज बोझ डाला गया है तो भाजपा द्वारा गया, क्योंकि षड्यंत्र भाजपा द्वारा किया गया है। आपको एक मुखौटा मिला था जिसके आप भाजपा को दिया, अल्टीमेटली क्या मिल पाया? ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं कटुता की राजनीति हिमाचल प्रदेश में जो है जयराम ठाकुर और बिंदल जी द्वारा की जा रही है। मुझे लगता है कि माननीय जो शांता कुमार जी है, माननीय धूमल जी है, उन्होंने इस प्रदेश को चलाया है, वो समझते हैं, वो पूरे प्रदेश की पल्स को समझते हैं। शायद अगर उन्होंने अगर गुप्ता किया है तो कहीं ना कहीं चलिए गुप्ता जी को समय दीजिए। गलत किया है। मुख्यमंत्री जी इतने ही सजग है ना, तो ये जो अपने विलेज कॉमन लैंड की जो खरीद फरोख्त के में उनमें जो शामिल लोग हैं ना, उनके मोबाइल जब्त करते, जो क्रशर और होटल उसके लिए, और हमारे यहाँ स्क्रैप माफिया में जिस तरीके से उनके गुर्गे यहाँ से जो हमारे शैलेंद्र जी, वो तो जांच शुरू कर दी है आप लोगों की शिकायतों की ईडी ने शुरू कर दी है। पोलिंग के पहले ईडी ने रेड डाल दिए है, आपके सीबीआई आ गई है। जिस तरीके से पोलिंग के 2 दिन पहले आप कहा रहे हैं, आप तो चलिए किमटा जी इनको समय दीजिए। किमटा जी गुप्ता जी को समय दीजिए। आप सिर्फ एक तरफा की बात मत करिए, आप बात को पूरे तरीके से सुनिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, आप अपनी गलती को छुपाकर एक नौकरशाह ऐसे कर रहा है। क्या सरकारें एक नौकरशाह दे सकता है? क्या एक पुलिस वाला इस तरीके से कर सकता? आप नौकरशाह की मदद तो भाजपा ने ली है। उस नौकरशाह की मदद तथ्य आ रहे हैं जांच में धीरे धीरे। नौकरशाह ने कितनी मदद की है? डॉक्टर साहब, आपने 356 लगा के, आप मेरी बात सुनो, कांग्रेस ने जिस तरीके से 356 लगा के 4 सरकारें एक ही रात को घेर दी। और मेरे को एक बात बताइए, आप सिर्फ एक छोटी सी बात को इस तरीके से वो करने लगे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, भैया एक नौकरशाह यदि ऐसा कर रहा है आप करिए, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आप मेरे को आप अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं। जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और आप नौकरशाह को इतना डिफेंस क्यों कर रहे हैं? नौकरशाह को क्यों उसको डिफेंस कर रहे हैं? आपका क्या नाता है? मैंने तो आपको ये कहा है, जो विलेज कॉमन लैंड की जो खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें हमारे जितने वित्तियों का नुकसान हुआ है, उनके भी मोबाइल उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आप ईडी को सुझाव दीजिए, क्योंकि आपकी शिकायतें वहां पे हैं और उस पर जांच हो रही है, छापे भी पड़ गए हैं, रिकॉर्ड भी ले लिया गया है। ईडी के दफ्तर तो इनके 3 विधायक पहले जा चुके हैं। वो तो मतलब हिमाचल प्रदेश की राजनीति का बिल्कुल वो चल रहा है। वो तो आप ही कर सकते हैं शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी कर सकती है कि आप मोबाइल भी जब्त कर लीजिए। हमारी पार्टी, हम ये कह रहे हैं प्रदेश सरकार जिनका अपना नुकसान हुआ, क्या वो इस मामले में अपनी संजीदगी नहीं दिखाएगी? कौन अपने खिलाफ जांच खोलता है, पहले ये बताइए। आज तक आपकी सरकारें रही है, साहब ने कभी अपने खिलाफ, जयराम जी ने अपने खिलाफ कभी जांच खोली है? कोई आप कौन अपने तरफ जांच खोलता है, ये आने वाला समय बताएगा कि ये। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, ये जो लीडरशिप का जो टोटल फेलियर है, जिस तरीके से प्रदेश में इतनी अनसर्टेनिटी की इन्होंने माहौल बना दिया, ये टोटल लीडरशिप का फेलियर है। आप अपने परिवार को लीडरशिप का फेलियर है वो शैलेंद्र जी, फिर उनकी पार्टी के अंदर का मामला है ना। वो तो उनकी पार्टी के अंदर का मामला है कि वो नेतृत्व परिवर्तन करे या सुधारे, है ना। वो भाजपा का मैटर तो नहीं है। वो आपको अपनी राज्यसभा की वोट दिखाकर कास्ट कर रहा है, तो वो आपके मुंह पे और आपके व्यवहार को तमाचा मार रहा है। आप अपनी गलती को ना मानते हुए कि जी वो जहाज में उड़ गए, वो होटल में रह गए, और भैया वो कहीं भी है, उन्होंने पहले आपको अपनी वोट दिखाई कि जी ये वोट हम डाल के कास्ट करके जा रहे हैं। वो दिखानी पड़ती है, कानूनन दिखानी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के दिखाई है। चलिए शैलेंद्र जी, चर्चा को विराम देते हैं। समय बहुत हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, तो हम कर रहे थे कि एक छोटा सा बोलना चाहूंगा, क्योंकि जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि मित्रों की सरकार,
तो मैं एक सुरेंद्र जी मिनट बोलूँ, के लिए मित्रों की मुझे सरकार नहीं है, जी, रुकिए रुकिए कम से कम जी। सहेलियों की सरकार तो नहीं है ये। मित्र भी वो संगठन के लोग थे। आपकी तो पिछली पूर्व सरकार जो सहेलियों की सरकार थी, जिनका संगठन से कोई लेना देना ही नहीं था, उससे भी कुछ बोलिए, उससे भी टिप्पणी कीजिए ना आप, कि जो पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व के मुख्यमंत्री सुरेंद्र थे। जी, बड़ा आरोप है ये, बड़ा आरोप है ये, बिल्कुल। ये जो आरोप है ना, जो महिलाओं का मान और इसका सम्मान नहीं जवाब करते, कोई वो भाजपा वाला बिल्कुल नहीं आप दे मान पा रहा है। सम्मान बड़े करके दिनों कांग्रेस से बड़ा मान बहुत सम्मान नहीं दिनों से करते। कांग्रेस जो के जो नेता लोग ये महिलाओं का सहेलियों की मान सरकार सम्मान नहीं बोल रहे हैं करते, बार बार। वो उस तरीके से वो क्या आप इस तरह के सहेलियां, आरोप लगाते हैं, सहेलियां और इस जब गंदी कोई गाली राजनीति है, में मैंने इसका कोई सहेलियां जवाब जब कोई नहीं गाली है, कोई डिक्शनरी में कहीं फ्रेंड्स दिया। और कहीं गाली लिखा है, उसमें महिलाओं का अपमान है इसको लेकर। अब वही चीज है ना कि अगर नहीं, आप खुद पे हो तो ये फिर दिक्कत बताइए, आती है। अब करें यदि यदि मित्रों की सरकार, हम तो बोले सहेलियों की कांग्रेस सरकारें थे पिछली बारी, जो सहेलियां बोलती यदि थी वही भारतीय वही जनता निर्णय हुआ पार्टी को करते थे उसमें, तब अपने तो आपके पास चरण के कटी हुई बारे थी में आपकी सरकार। समझाएगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कांग्रेस से चलिए नहीं सीखना चलिए भारतीय जनता पार्टी ने आचरण। चलिए, इस पे कांग्रेस काफी दिनों से कांग्रेस अटैक का कर रही है, लेकिन जवाब आचरण कोई नहीं आ रहा। चलिए सारे चर्चा को विराम देते हैं, चर्चा को विराम देते हैं हम। तो आज हम चर्चा तो कर रहे थे कि एक नौकरशाह के इर्द गिर्द कैसे सरकार को गिराने का एक प्लान बना और उसको एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि वही नौकरशाह पहले कांग्रेस में शामिल होते हैं, अपने बेटे को भी टिकट दिलाते हैं और साथ में 2 टिकट भी मैनेज करते हैं, और बाद में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में राजेंद्र राणा को आगे करते हैं। लेकिन राजेंद्र राणा वोट नहीं ले पाते, उनको वो 3 ही वोट पड़ते हैं जब ये चीजें चलती हैं। तभी से कहीं ना कहीं हाईकमान को आगाह हो जाना चाहिए था कि कुछ होगा जब इस तरह की चीजें चल रही हैं, क्योंकि इस पद को सारे देख रहे हैं। सत्ता को आखिर क्यों ये लोग कब्जाना चाहते थे? प्रवीण जी ने ठीक कहा कि ये लोग समाज सेवा के नाम पे आते हैं, सत्ता के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाते हैं। ये उन्होंने भी कहा, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो ये आरोप उसी दिन से लगातार लगा रहे हैं कि ये तो अपने काम धंधे करने के लिए आए थे, ये जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए थे। अब जांच बढ़ रही है, कोर्ट से कई तरह की चीजें अनुमति मिल गई है पुलिस को। अब पुलिस इनके राकेश शर्मा के मोबाइल भी लेंगे और बाकी लोगों के मोबाइल भी जमा करेंगे। लेकिन एक जो लंबा समय बीच में बीत गया, क्या इन लोगों ने अपने सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की होगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।